नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के 2 बार सदस्य रहे डॉक्टर सुनीलम, एक बार समाजवादी पार्टी, एक बार इंडिपेंडेंट, और जन आंदोलन की एक बड़ी भागीदारी इनकी रही है। अन्ना हजारे के आंदोलन हो चाहे दूसरे आंदोलन हो, लगातार उन आंदोलन में संघर्षरत हैं और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्य भी हैं। जो 192 किसान संघर्ष समितियां हैं, उन्होंने अपना एक अलग डेलीगेशन तैयार किया, उसके सदस्य भी हैं। डॉक्टर सुनीलम साहब, आपका जनटी में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात काफी की जाती है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन और ये सब होने चाहिए, हिंसक आंदोलनों का कोई स्थान भी नहीं होता है। अभी वर्तमान या पिछले 1 दशक की बात करें, हमारे सरकारों को क्या रुख रहता है जो खासकर लोकतांत्रिक तरीके से बापू का मुल्क है, जिस पद्धति पे चलना चाहते हैं आंदोलनकारी, वो एक भरोसा है उनको कि जब मुल्क आजाद हो सकता है तो हमारी मांगे भी पूरी हो सकती है। सरकारों का कैसा रुख रहता है? देखिए, एक तो ये है कि आपका जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि पिछले मोदी जी के कार्यकाल में पिछले कार्यकालों की तुलना में 200 गुना आंदोलनों में बढ़ोतरी हुई है। मतलब एक किस्म का विरोध जो है वो 200 गुना बढ़ा है। ये सैंपल सर्वे का जो आंकड़ा आता है उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं। आज की खबर ये है कि कल जो पंजाब के किसानों ने 2 घंटे का जो एक रास्ता रोको किया था, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने नोटिस दे दिया है कि ये आपने कैसे कर लिया। इसके पहले पंजाब के अंदर ही ऐसा हुआ था कि उन्होंने जब एक बड़ा जलसा करना चाहा था तब हाईकोर्ट ने कहा था कि आप शहर के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते, और शहर के 10 किलोमीटर दूर आदेश दिया कि आप करिए। मतलब मेरा यह है कि जो संवैधानिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, उसको तोड़ने के लिए सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया। मेरे साथ तो स्थिति यह है कि मैं मध्य प्रदेश में किसी भी जिले के अंदर चला जाऊंगा, धारा 144 पहले ही लग जाती है, और या तो मेरे को पहले से स्टेशन पर अरेस्ट करेंगे, नहीं तो वहां पर जहां कार्यक्रम होगा वहां पर भगदड़ मचवा देंगे। मतलब कुल मिलाकर के जो एक संवैधानिक अधिकार है उससे भी लोगों को जो है वंचित करने का काम चल रहा है, लेकिन इसका कोई असर है नहीं। लोगों के अंदर अगर गुस्सा है, लोग अपना संवैधानिक अधिकार सम्मानपूर्वक जीवन जीने का चाहते हैं। अगर किसान मुक्ति अपनी जो है कर्जा मुक्ति चाहता है, या किसान अपना लागत से 1.5 गुना मूल्य चाहता है, तो उसके लिए वो संघर्ष कर रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है। आप मेरे यहाँ पर मंदसौर में गोली चालन कराया, भाजपा की वहाँ सरकार है, 6 किसान शहीद हो गए। मेरी वहां पर 4 बार गिरफ्तारी हुई है ना। और इसके बाद भी फिर जब मैंने कॉल दिया, हम लोगों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन किया हम लोगों ने, और हम जब वहां पर गए तो 1000 किसानों को गिरफ्तार किया, किसान मुक्ति यात्रा निकालने से रोक दिया हम लोगों को। लेकिन इसके बाद में सरकार रोक नहीं सकती। इस देश में इमरजेंसी लगा करके इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, और 19 महीने तक लाखों नेताओं को जेल में रखा था, जो आज जो लोग सरकार बना करके बैठे हैं। लेकिन वो लोग भूल गए कि इस जनता के अंदर लोगों, मतलब इस देश के अंदर इमरजेंसी का जवाब भी जनता दे चुकी है। तो तुम्हारा जो एक इमरजेंसी या घोषित इमरजेंसी जो है, मैं देख रहा था पार्लियामेंट के अंदर ही जो है प्रधानमंत्री बोले कि आप इमरजेंसी और भ्रष्ट देश से चाहते हो क्या, है ना। अरे आपकी तो सुपर इमरजेंसी है। उस समय जितना था वो खुल करके था, पूरे देश और दुनिया के सामने था। तुम्हारा तो मामला ऐसा है कि अगर कोई खिलाफ में जरा भी बयान भी दे दे तो आप उसको गिरफ्तार करवा देते हो, मतलब, और आप सीधा सीधा उसको देशद्रोही बता देते हो, है ना। तो अगर भारत के उपराष्ट्रपति जो है, कितना गरिमा का पद है, और वो उपराष्ट्रपति ने अगर कोई बयान दे दिया और उन्होंने जो इस समय असंतोष है पूरे देश के अंदर वो अगर बता दिया, तो उसके पीछे ही ट्रोलर्स लग गए, उसको उनको ही अपमानित करने लग गए। मतलब इस देश के अंदर आप सही बात बोल ही नहीं सकते। अगर बोलोगे जी तो आपको भाजपा की और आरएसएस की भाषा बोलनी पड़ेगी, सरकार की भाषा बोलनी पड़ेगी। नहीं तो आप ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हर जगह पर ऐसा हो रहा है। मैं मतलब जन आंदोलनों के साथ में जुड़ा हुआ हूं, और मतलब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और यहाँ गुजरात से लेकर आसाम तक सबसे संपर्क है। मैं अभी आसाम का आपको उदाहरण एक बताना चाहता हूँ। आसाम के अंदर अखिल गोगोई करके एक लीडर है, कृषक मुक्ति संग्राम समिति का लीडर है। उन्होंने वहां पर पीएससी के अंदर घोटाला हुआ, उस सवाल को उन्होंने उठाया, और उन्होंने कहा कि भाई पैसा लेकर के नियुक्तियां यहाँ पर हुई हैं। वो हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट ने सीबीआई का ऑर्डर किया, उसमें 40 अधिकारी जेल में पहुंच गए।
वो जो व्यक्ति ने सवाल उठाया था वो ठीक था, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा ठोक दिया, उसको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंदर गिरफ्तार कर दिया। इस बात के लिए कि आपने मामला क्यों उठाया? जी, केवल इस बात के लिए करके। जब कोर्ट का आदेश है, सीबीआई की जांच करा दी, आपको लग रहा है कि जिन्होंने भी इसमें गड़बड़ी की है वो लोग जेल की सलाखों के पीछे चले गए? लेकिन सब बाद में हुआ, उसने सवाल पहले से उठा दिया, और जब पहले से उठा दिया तो इस समय दिक्कत ये है, और ये मैं बात इस समय अब एक पार्टी से उठ के मैं सबकी बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एक मानस है वो लोकतांत्रिक मानस नहीं बन पाया। हम वो सामंतवादी दिमाग जो है लोगों का कायम है। पार्टी के अंदर भी अगर आप अपनी टॉप लीडरशिप के जो भी उसका सोच है उसके खिलाफ में अगर कोई बात करते हो तो उसे लगता है कि पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटी है। तो पार्टियों के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है तो देश के अंदर तो लोकतंत्र खतरे में आने ही वाला है। और ये बात तो आप देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है। इतनी बड़ी उसकी लीडरशिप थी, आडवाणी जी से लेकर के मुरली मनोहर जोशी जी तक सबको घर पर बैठा दिया। एक व्यक्ति, पूरी पार्टी एक व्यक्ति के अंदर सिमट गई। उसी तरीके का हम लोग राजस्थान के बारे में भी सुनते हैं। ज्यादा तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ऐसा ही यहाँ के बारे में सुना जाता है और फिर लोग उसका जवाब देते हैं। राजस्थान के अंदर जो कुछ हुआ, अभी 3 सीटें के जो नतीजे निकले, पूरा देश बहुत ध्यान से देख रहा था और ये बदलाव की, ये उल्टी गिनती की शुरुआत है और पूरा देश उस दिशा में जाने वाला है। जी, आपका जो जन आंदोलन है, आप संविधान बचाओ आंदोलन भी कर रहे हैं, संविधान खतरे में लग रहा है आपको? देखिए, भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है वो सबको अधिकार देता है, वो सबको समानता का अधिकार देता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, उसके अंदर लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता बताई गई है, बंधुत्व के प्रति बताई गई है। उन मूल्यों को जो आजादी के आंदोलन के जो सिपाही थे, जो 1.5 लाख शहीद हुए, उनके जो पूरे सपने थे और जो 2 साल 11 दिन तक लगातार मतलब प्रयास करके जो संविधान बना था, 26 नवंबर 1949 के अंदर जो संविधान सभा ने के जिसको पारित किया था, जो देश में 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, तो उसके जितने भी आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको ही बाधित करने का काम कर रहे हैं। आज के अखबारों के अंदर एक खबर है कि इस राजस्थान के अंदर जो है सांप्रदायिक हिंसा के अंदर 12 लोगों की मौत हुई है ना। पूरे देश के अंदर यहाँ पर जो है वो मतलब लगभग 950 घटनाएं हुई हैं, लगभग 125 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी घटनाएं तो डॉक्टर साहब पहले भी होती रही नहीं, लेकिन ये घटनाओं में कई गुना की बढ़ोतरी आई है। मतलब आज का ही अखबार है, सभी अखबारों ने उसका बाकायदा जो है डाटा छापा है। टॉप जो 5 है उसके अंदर राजस्थान भी आ रहा है, यूपी उसको टॉप करने का काम कर रहा है। कर्नाटक जहां चुनाव होने वाले हैं, जहां पर टोटल पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है, वहां की भी घटना है। मेरा मतलब यह है कि लोग सत्ता में आने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए संविधान के साथ में तोड़ मरोड़ करने का काम कर रहे हैं। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को, मतलब 130 करोड़ की आबादी के इस देश में सबको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसका मतलब है कि शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, पीने का पानी होगा। आपका सीधा निशाना बीजेपी पे। अब बीजेपी अकेले पर नहीं है, लेकिन बीजेपी क्योंकि सत्ता में है तो स्वाभाविक तौर पे जिम्मेदारी उसकी ही है। हम ये नहीं कह रहे कि इसके पहले जो है सब कुछ ठीक था। डॉक्टर साहब, असहिष्णुता का जो विषय है बिहार इलेक्शन के दरमियान उठाया गया था, उसके बाद में खत्म हो गया, तो बीजेपी को और भाजपा शासित सरकारों को यह लगता है कि यह मुद्दा एक साजिश के तहत उठाया जाता है ताकि सरकार को एक दबाव में लाने की कोशिश की जा सके। ठीक, इससे उल्टा मामला है। उल्टा मामला है कि खुद सरकार द्वारा के संरक्षण के अंदर ये सब होता है। जब ये चुनाव आता है, 8 राज्यों के अंदर अब चुनाव होने हैं, और अभी जब गुजरात में चुनाव होने थे तो करणी सेना के माध्यम से ये पूरा मामला पद्मावती का उठा। पद्मावती जो है वो पूरी राजपूतों की वीरता की गौरव गाथा है। ये बात जिन लोगों ने फिल्म देखी थी वो लोग कह रहे थे। अभी जिन लोगों ने फिल्म देखी है करणी सेना के, अब वो भी उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर ये बवंडर क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि कोर्ट आदेश दे रहा है और उसको भी मानने को आप तैयार नहीं हैं? और जहां पर भी पूरी जगह पर आंदोलन चले, उसके अंदर कहीं पर भी जिस तरीके से एक तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए था, फोर्सफुली स्ट्रिक्टली हैंडल करना चाहिए था, कानून व्यवस्था को लागू करना चाहिए था, ऐसा लगा कि पूरी एक चुनौती है देश को, संविधान को, कोर्ट को चुनौती है। और उसके बाद में क्या निकला? ये केवल एक मैनेज्ड मामला है। इसलिए कि आप सोचते हैं कि राजपूतों को आप जो है मैनिपुलेट करना चाहते थे, गुजरात में भी मैनिपुलेट करना चाहते थे, आप राजस्थान में भी मैनिपुलेट करना चाहते थे। लेकिन राजपूतों का कभी भी कहना है करणी सेना
उनके जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसका लेटर हेड के लिए गोगामेडी जो हैं उन्होंने कहा भी कि मेरे लेटर हेड का मिसयूज किया गया और आज भी हमारा स्टैंड पे हम कायम है, हम पद्मावत को राजस्थान में नहीं चलने देंगे। देखिए, पद्मावत और वैसे तो पद्मावती है, वो तो चलने ही वाला है। कोई भी जातिगत संगठन, किसी भी जाति का संगठन हो, चाहे वो राजपूतों का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे वो दलित का हो या माइनॉरिटीज हो, इस देश के अंदर भारत चलेगा संविधान से। संविधान ही जो है वो राष्ट्रीय ग्रंथ है। और इसके अलावा आपकी अगर कोई सोच है, मतलब किसी खाप की कोई सोच है, खाप की सोच है कि ऑनर किलिंग होनी चाहिए, तो वो ऑनर किलिंग नहीं होनी दी जाएगी। इस देश के अंदर संविधान का राज चलेगा। मणिकर्णिका एक फिल्म आ रही है जिसमें झांसी की रानी बाई का उल्लेख किया गया है, उसमें यह चर्चा है कि किसी अंग्रेज ऑफिसर के साथ में उन्हें इश्क लड़ाते हुए दिखाया गया है। कुछ इस तरह की चीजें हैं कि फैक्ट्स के साथ में थोड़ा डाइवर्ट किया जा रहा है उसको, ऐसी चर्चा है। क्योंकि फिल्म अभी देखिए शूटिंग हो रही है, उसकी पूरी फिल्म नहीं हुई है, क्या कंटेंट होगा क्यों, लेकिन उसका विरोध शुरू हो चुका है। देखिए, अब एक तो ये फैशन बन गया है। एक तो ये है कि ये लोग, जो लोग ये विरोध करने वाले लोग हैं, ये कौन से लोग हैं? ये विरोध करने वाले लोग होंगे वीएचपी के लोग होंगे, वो लोग होंगे बजरंग दल के लोग होंगे। हमारा कहना यह है कि इस देश के अंदर, ये तो पर्टिकुलर कोई ब्राह्मणों का एक ऑर्गेनाइजेशन, मेरा कहना यह है कि इस देश में संविधानवाद चलेगा, इस देश में जातिवाद नहीं चलेगा। इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद हो, चाहे राजपूतवाद हो, चाहे दलितवाद हो, चाहे अल्पसंख्यकवाद हो, वो नहीं चलना चाहिए। केवल और केवल संविधानवाद चलना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता, और वो संस्थाएं उसको देखेंगी। उसमें अगर इस तरीके का कुछ है जो किसी भी राष्ट्रीय, हमारी तो हीरो हैं, है ना, मतलब रानी लक्ष्मीबाई जो है, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम तो इस देश के बच्चे बच्चे की जबान पर है। उनकी गरिमा से किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं हो सकता। हम भी उसके पक्ष में हैं। लेकिन अगर कोई इससे स्टंटबाजी करे, और फिल्म के प्रोडक्शन के अंदर भी एक तरीका बन गया है, फिल्म को पहले से विवाद के अंदर लेके आओ, और मैं जानता हूं कि ये कहां जाने वाला है, मैं आपको पहले से बता के जा रहा हूं, ये पूरी बहस जाके जाने वाली है कि जो लोग सिंधिया परिवार के जो लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दे करके रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवाने का काम किया था, ये पहले से पब्लिक डोमेन के अंदर एक बहस है। बहस वहां तक पहुंचने वाली है। चलिए डॉक्टर सुनीलम, मैं एक बार के लिए रोकना चाहूंगा, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि देश के किसानों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, क्या सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, और ऐसा क्या हडल्स हैं जिसकी वजह से सरकार उन्हें जो हक किसान का है वो नहीं दे पा रही है। क्या बजट अनाउंसमेंट जो है वो काफी है? तमाम पहलुओं को लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक, 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे फिल्मों के विरोध की। ये बात सही है कि कहीं ऐसी परंपरा तो नहीं बन पड़ी है कि प्रोड्यूसर्स और निर्माता, उनको ये महसूस होने लगा है कि विवाद का एक छोटी सी कड़ी किसी को पकड़वा दीजिए, उस पर चर्चाएं होंगी, लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी कि क्या है इसमें। देखें, पद्मावत पता नहीं अगर सीधे रूट पे आती तो इतना बिजनेस कर पाती, नहीं कर पाती, लेकिन अब 200 करोड़ के पार चली गई, 450 करोड़ चली गई आज। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानबूझ करके थोपी जा रही हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को कि ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये भी एक एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन इसका जो लोग हथियार बन रहे हैं, जो लोग कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, उन्हें सावधान रहने से निपटना चाहिए उनसे, क्योंकि किसी को भी जो है इस देश का कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का। या अभिव्यक्ति की आजादी का बेजा फायदा नहीं उठाया जा रहा कुछ मायनों में? नहीं, मुझको नहीं लगता। देखिए, अभिव्यक्ति का सवाल तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, उसके ऊपर तो किसी भी लेवल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इस देश में असल में जो कुछ वायदे किए गए थे, भारत के संविधान से जो कुछ लोगों को उम्मीद थी कि हमको क्या क्या मिलेगा, है ना, गरिमापूर्ण जीवन मिलेगा, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा, उसको नहीं मिला है। कम से कम एक चीज की गारंटी उसको मिली है, वो बोल सकता है,
और उसको भी बाधित करने का काम इमरजेंसी में किया था, तो लोग उसका जवाब देना जानते हैं। तो ये बात के लिए अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी तैयार रहना चाहिए कि वो लोग अगर लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हनन करने का काम करेंगे, उसको बाधित करने का काम करेंगे, कुठाराघात करेंगे, तो जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस इश्यू, ये एक जनरल कंसेंसस है इस देश की जनता का, मतदाताओं का। जी, आपका कोई राजनीतिक दल से, आपने समाजवादी पार्टी से आपका ताल्लुक रहे, राष्ट्रीय सचिव भी रहे आप, अन्ना आंदोलन के दरमियान आप छोड़ के चले गए, अब किसी राजनीतिक दल में आप? नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल के अंदर नहीं हूं, मैं समाजवादी विचार के साथ जुड़ा हूं, लेकिन किसी भी पार्टी का मैं मेंबर नहीं हूं। अन्ना आंदोलन के साथ में मैं रहा हूं, उसकी कोर कमेटी के अंदर रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि जो है उसके अंदर से एक पार्टी बन गई, पार्टी निकल गई, मैं पार्टी बनाने के खिलाफ में नहीं हूं। लेकिन अगर कोई एक ऊर्जा पैदा हुई थी इस देश के अंदर, एक उम्मीद पैदा हुई थी, और ये उम्मीद थी कि इस देश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन का वाहक अन्ना आंदोलन बनेगा, अन्ना उसकी लीडरशिप करने का काम करेंगे। उसके अंदर जो उसके बीच में से ही एक पार्टी बना दी और उसके बाद में ये सब कर लिया, वो लोग चले गए, लेकिन अन्ना एक बार फिर आंदोलन की राह पे हैं, तो क्या अन्ना के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप भी आंदोलन कर रहे हैं? जी देखिए, अन्ना के साथ में लगातार बातचीत होती रहती है। अन्ना के साथ में अन्ना ने किसान संगठनों को बुलाया था, उसके अंदर मैं भी गया था। हम लोगों ने पूरे देश के 192 किसान संगठनों ने कर्जा मुक्ति और लागत से 1.5 गुना मूल्य सुनिश्चित होना चाहिए, केवल घोषणा नहीं होना चाहिए, किसानों को मिलना भी चाहिए, और केवल 14 फसलों का नहीं, सभी कृषि उत्पादों का, फल और सब्जी सहित उसको मिलना चाहिए। ये हम लोगों ने एक जनरल एक कंसेंसस बनाया है। तो हम चाहते हैं कि अन्ना इसके अंदर साथ दें, और उसके अंदर उनका स्वागत है। और अन्ना का जो रिस्पेक्ट था इस देश के अंदर, मुझे लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि अन्ना अपने रास्ते से नहीं हटे हैं। सरकारों ने जरूर उसको लागू नहीं किया। अगर लोकपाल का आंदोलन चला और लोकपाल आपने तोड़ मरोड़ करके उसको जैसा भी पारित किया, एक बार फिर जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं? नहीं, जंतर मंतर पर नहीं बैठ रहे हैं, शायद रामलीला मैदान में जाएंगे एक बार, यानी कि दिल्ली का रुख कर रहे हैं वो आंदोलन का। 23 मार्च से उन्होंने आंदोलन की घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर जो उनकी विश्वसनीयता है, जरूर सकारात्मक नतीजे जरूर निकलेंगे। और अन्ना एक बात के प्रति बार बार सावधान है, वो कहते हैं कि अब मैं किसी को जो है इस आंदोलन का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। अब सवाल यह है कि इस्तेमाल नहीं करने दूंगा का मतलब वो किस पर भरोसा करेंगे, इससे ये तय होगा। उनकी विश्वसनीयता जो है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह इस देश के अंदर नहीं है, लेकिन वो किस पे भरोसा करते हैं ये प्रश्न की बात है। 23 मार्च को जब वो बैठेंगे रामलीला मैदान में, आप, आपका संगठन, आपके लोग जाएंगे वहां? जी, हम लोग सब मिलकर के तय करेंगे, इस तरीके की कोई बात, क्योंकि अब ये मामला संगठनात्मक है। पहले जब मैं उसमें शामिल हुआ था, तब किसान संघर्ष समिति ने फैसला किया था, तो अन्ना हमसे मिलने नहीं आए, हम अन्ना से मिलने नहीं गए। उन्होंने जब अपना आंदोलन चालू किया, हमने मध्य प्रदेश में सब जगहों पर अपने आप चालू कर दिया था। इसके बाद में हम अन्ना का समर्थन करने पहुंचे थे, और अन्ना ने स्वागत किया, और अन्ना ने हमको जो है रामलीला ग्राउंड पे भी हम रहे, जंतर मंतर के अंदर भी रहे, फिर कोर कमेटी के अंदर भी अन्ना ने रखने का काम किया। किसानों के लिए काफी आंदोलन कर रहे हैं, किसानों से जुड़े भी हैं। मंदसौर में जब 6 लोग मरे किसान, उस वक्त भी आप रहे। आपने अब तक देखा वजह क्या है कि किसान की स्थितियां नहीं सुधर पा रही हैं? किसान आज भी बिल्कुल अपने हाल पे जी रहा है। वो अन्नदाता होकर के एक मजबूर हो गया कि अपने कर्ज माफी की वो मांग सरकार के सामने उसे करनी पड़ रही है। क्या वजह क्या रही है ऐसी? इसकी वजह सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारों ने जो विकास का रास्ता अपनाया वो मॉडल था यूरोप और अमेरिका के विकास का मॉडल था। वो पूंजी आधारित था, वो ऊर्जा आधारित था, वो अधिक उच्च तकनीक के ऊपर आधारित था। हमारे पास पूंजी की कमी भी थी, हमारे पास पहले तो उस समय तो तकनीक की कमी भी थी। हमारे पास में जो सबसे बड़ी पूंजी है वो श्रम शक्ति की है, और श्रम शक्ति की पूंजी को ये जो पूरा मॉडल है, जिस विकास के मॉडल को अपनाने का काम किया गया, उस मॉडल के अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और पूरा का पूरा विकास का मॉडल इस बात पर टिका है कि जब तक किसान, किसानी और गांव खत्म नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। तो जो लोग नीति आयोग के अंदर बैठे हैं, अगर उनकी समझ ये हो, जो कि वो एक पूरा ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं, वेबसाइट के ऊपर डाल चुके हैं, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का, वो पूरे देश के अंदर जो पूरे किसान हैं, 60 करोड़ से ज्यादा देश के अंदर किसान हैं, उन किसानों की जमीनें कंपनी के लोगों को वो सौंप दें, उसके साथ एग्रीमेंट कर दें, कंपनियां खेती करने का काम करें,
इस तरीके का एक सोच इस सरकार का काम कर रहा है। कुल मिलाकर के जो जमीनें हैं वो भी किसान के हाथ से छिन जाएं, इसकी एक साजिश की जा रही है। तो देश के किसान संगठन भी इस पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। जिस तरीके से पहले जब भूमि अधिकार जो अधिग्रहण का जो जब मोदी जी आए तो उन्होंने आते साथ ही अध्यादेश लेके आया, एक बार, दो बार, तीन बार लेके आया। उनकी मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा के अंदर, वो पारित नहीं करा पाए। लेकिन देश में इतना बड़ा किसानों का एक आंदोलन चला कि मैं तो इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, अगर वो इसको मतलब इंट्रोड्यूस अगर करके अगर इसको पारित कराने की कोशिश की तो जैसे कहते हैं ना, बेभाव जाएंगे। मतलब किसान इनकी हवा नहीं लगने देगा इनको, क्योंकि आप किसान के पास तो जो भी कुछ है, कितना है उसके पास, 1 हेक्टेयर से कम, मतलब 2.5 एकड़ से कम, 2 एकड़ से कम, 86% किसानों के पास इतनी सी तो जमीन है। आपकी कंपनियों की नजर उसके ऊपर भी है, आप उसको भी उसके छीनने का काम करना चाहते हैं। तो आखिरकार सवाल ये है कि ये जो 65% किसान है ये जाएगा कहां? अगर आप गांव खत्म करेंगे तो ये जाएंगे कहां? तो आप असंतोष पैदा करना चाहते हैं, आपके पास में कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी नहीं है। भारत का संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पर अगर कोई भी नीति बनाई जाती है तो वो एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल हो सकता है। वो मॉडल गांधी का मॉडल होगा, वो मॉडल लोहिया का मॉडल होगा, वो मॉडल विकेंद्रीकरण का मॉडल होगा, जिसका जो लक्ष्य होगा वो गांव को आत्मनिर्भर बनाना, गांव को स्वावलंबी बनाना, गांव को संपन्न बनाना और ऐसा गांव बनाना जिससे कि सब गांव का गणराज्य मिलकर के एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो, जिसके अंदर 15 करोड़ नौजवान बेरोजगार ना हो। हम युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमें स्मार्ट सिटी देंगे। अरे भाई, स्मार्ट विलेज की जरूरत है। फसल की 1.5 गुना का बात की जा रही है कि लागत का जो टोटल कॉस्ट है उसका 1.5 गुना सरकार देगी। अभी बजट अनाउंसमेंट भी है, उन्होंने कहा कि पहले की फसल का हम दे चुके हैं, अब अगली फसल का भी हम अनाउंस कर रहे हैं। तो किसान को जो लागत है उसका 1.5 गुना मिलेगा। तो लगता है आपको कि किसान के लिए थोड़ी राहत की खबर? देखिए, ये किसानों का मजाक है, माहौल बनाना है, चुनावी शगुफा है, किसानों के साथ धोखा है। मेरे पास में ये चार्ट है, इस चार्ट के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं, आपके पास उतना शो में टाइम नहीं होगा, हाँ। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि सरकार ये नहीं कह रही कि हम देंगे आगे, वो कह रही है कि हम तो दे ही रहे हैं। और दे रहे हैं का मतलब क्या है? वो A2 दे रहे हैं। A2 में क्या है कि केवल किसान की लागत आती है, उसके अंदर फैमिली वेजेस के साथ में जो उसकी पूंजी लगती है, किसान की अपनी जमीन है, उसके अपने इक्विपमेंट्स हैं, उसकी जो अपनी पूंजी लगती है उसके ऊपर ब्याज भी उसके अंदर जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा। तो किसान संगठन जो चाहते हैं वो C2 प्लस 50% चाहते हैं। स्वामीनाथन जो कमेटी थी उसने जो सिफारिश की थी उसके आधार पर चाहते हैं। मोदी जी के 300 जगहों पर भाषण हुए 2014 के अंदर, और हर भाषण में उन्होंने कहा लागत के अंदर खाद, बीज, ये प्लस 50% मैं देने का काम करूंगा, मेरे को सत्ता सौंपने का काम करो। किसान ने उनको सत्ता सौंपनी, लेकिन उन्होंने धोखेबाजी की, अभी तक लागू नहीं किया। अभी भी लागू अगर करना है तो कितना पैसा चाहिए? मैंने कैलकुलेट किया है, ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने इसको जारी किया है। 14 फसलों का है, केवल चाहिए 34,000 करोड़ रुपया चाहिए 14 फसलों का, केवल और केवल अगर आप खरीफ की 2017 और 18 का अगर आप देंगे तो भी इतना पैसा चाहिए। ये इसका पूरा चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर हमने पूरा टोटल निकाला है, ये टोटल पूरा निकल करके आया है। तो मोदी साहब एक दावा कर रहे हैं कि सोइल हेल्थ कार्ड का जो जिक्र कर रहे हैं कि आपकी जमीन का, आपको सेहत का ख्याल रखना होगा कि कौन सी क्रॉप आपको लगानी है, नहीं लगानी है। और दूसरा, 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होगी, तो क्या हमें थोड़ा सा भरोसा रख करके संयम रखना होगा? आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक क्रांतिकारी घोषणा उन्होंने की थी फसल बीमा की, और फसल बीमा की स्थिति यह आई कि लोगों को कुल मिलाकर के 24,000 करोड़ रुपया जो है वो कंपनियों ने लिया, उसमें से केवल और केवल 8,000 करोड़ रुपया किसानों के पास गया, बाकी सब कंपनियों के पास गया, बीमा कंपनी के पास। इसी हिसाब से स्वास्थ्य बीमा का भी यही होने वाला है। इसी हिसाब से सॉइल कार्ड का तो मैं अपने मुल्ताई क्षेत्र का बता सकता हूं कि 3 साल पहले मिट्टी लेकर के गए थे और आज तक सॉइल कार्ड कहीं पर बना नहीं है। मतलब कि आप एक सॉइल कार्ड जैसी छोटी सी चीज, अगर वो घोषणा को आप अपने बजट में लाकर के पूरी नहीं कर सकते तो आप 1.5 गुना किसानों को देंगे, ये पूरा करने की आपकी विल पावर ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं। आखिरी सवाल है आपसे, अपने एक सफर को मैं जानना चाहूंगा, कहां से आए, कहां यहां तक का जो सफर रहा आपका व्यक्तिगत? देखिए, व्यक्तिगत सफर यह है कि मैं जो गांव है एक मड़खेड़ा टप्पा, वहां पे रायसेन जिले के अंदर
जहां से एक बार अटल जी भी रहे हैं, अभी सुषमा स्वराज जी हैं, वहीं से सीएम भी आते हैं, शंकर दयाल शर्मा जी भी वहां पर रहे। मैंने देखा कि किस तरीके की बदहाली वहां पर है। तो मेरे पढ़ाई लिखाई ग्वालियर के अंदर पूरी हुई है। मैंने पीएचडी किया है बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के बर्न्स इंस्टीट्यूट के अंदर मैं रहा हूं। वो सब छोड़ छाड़ करके मैं पूरा अपना जीवन जो है वो इस जागरूकता पैदा करने के काम के अंदर लगा रहा हूं, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर लोगों को केवल जागरूक करने की जरूरत है, बाकी लोग रास्ता निकाल लेते हैं। जो पार्टियां हैं वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती हैं, और जो एक ऐसी जो सूचना पहुंचाने वाली जो एजेंसीज हैं वो भी इसमें मददगार होती हैं, और पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो कॉरपोरेट के हाथ में चली गई है। चलिए, आपका एक मोटिव जो है वो काफी, ये कह सकते हैं कि संविधान के दायरे में आंदोलन होते रहे, तमाम पहलुओं को लेकर के चल रहा है। एक जागरूकता का आप काम करें, उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देंगे। आप अपने मकसद में जरूर आप सफल हों, और आप हमारे साथ में जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाल करके दर्शकों को अपने रूबरू है उनसे अपनी बात को मंच पे रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।